हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा डे 4 है सीटेट जो सीडीपी क्लासेस चल रही थी उसका। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारा कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम इमोशन एंड कॉग्निशन पढ़ेंगे, मेटा कॉग्निशन इन आज क्लियर करेंगे। जो हमारी सभी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन। सो इमोशंस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इमोशंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोयर विच मीन्स टू stir up or to excite. Definitions: emotion refers to a state of excitement or being stirred up, which can be recognized by various physical changes in a person. So, emotions क्या होते हैं? इमोशन का जो वर्ड है इमोयर से आया है, जो लैटिन में क्या होता है, टू स्टेयर अप या फिर टू एक्साइट, मतलब उत्तेजना देना या जो एक्टिविटी को प्रोवोक करने वाला होता है वो है ना। डेफिनेशन पढ़े तो जो इमोशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान का मन या बॉडी स्थिर हो जाता है, मतलब वो एक्साइट हो जाता है। इस स्टेट को हम कई तरीके के फिजिकल चेंज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे चेहरे की एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमोशंस अकॉर्डिंग टू वॉटसन। सो नंबर 1 है फियर, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 लव। सो फर्स्ट वी रीड फियर, डर, अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और वरी अबाउट पोटेंशियल डेंजर। एंड सेकेंड है एंगर, गुस्सा, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर और hostility. And third, which is love, स्नेह, a deep affection or attachment to someone or something. सो ये क्या है, इसको समझते हैं। जो टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू वॉटसन। तो पहला हमने पढ़ा फियर, है ना, डर। क्या है, जब हमें कोई खतरा या धूम धमाका हो सकता है तब हम डर फील करते हैं। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी को अलर्ट करता है डेंजर के लिए, है ना। ये भी एक तरह का इमोशंस है। सेकंड इमोशन क्या है, गुस्सा यानी कि एंगर। ये एक इंस्टेंट फीलिंग होती है जो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या इनजस्टिस को लेकर होती है। हम गुस्सा तब फील करते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है। और नंबर 3 हमने पढ़ा था लव यानी कि स्नेह। ये क्या है, जब हम किसी के लिए डीप अफेक्शन या अटैचमेंट फील करते हैं। लव इमोशनल बॉन्डिंग का सबसे पॉजिटिव एग्जाम्पल होता है ना। आई होप ये आपको क्लियर है ना। हमारा पॉइंट है क्या, इमोशंस एंड इट्स अफेक्ट्स। सो इसको रीड करते हैं। इसमें क्या है, सो पहला है अफेक्ट। इमोशन अफेक्ट लर्निंग, मोटिवेशन एंड कॉग्निशन, थिंकिंग प्रोसेस। सो और आइए आगे के पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। सो अब क्या है, लर्निंग यानी कि अधिगम। इमोशंस कैन इम्पैक्ट हाउ वी लर्न, अभिप्रेरणा, है ना। इमोशंस कैन ड्राइव अस टू एक्ट, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर थिंकिंग एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो बेसिकली हमने यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े, किसके, इमोशनल के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, है ना। तो इसको समझते हैं हम, ये हमें क्या कहता है, ठीक है। सो हमने रीड किया। सो स्टूडेंट्स, जो इमोशन और इसके प्रभाव हैं, तो पहला हमने क्या पढ़ा, अफेक्ट्स मतलब प्रभाव। जब हमारे इमोशंस होते हैं, मतलब है ना, जब हमारे इमोशंस होते हैं तो वो हमारे लर्निंग, मोटिवेशन और थिंकिंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। क्या होता है, अगर हम, आप भी समझ सकते हो, अगर हम इमोशन मतलब अगर हम गुस्से में हैं तो क्या है, वो हमारी लर्निंग को, है ना, लर्निंग को, मोटिवेशन को, थिंकिंग को भी इफ़ेक्ट करता है। और अगर जो हम हैप्पी हैं तो भी हमारी जो लर्निंग होती है वो अच्छी होती है, अगर हम मोटिवेटेड हैं तो क्या होता है, इमोशन का बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है ये हमारी, है ना, हमारी लर्निंग में। और फिर क्या है, अगर जैसे हम खुश हैं तो क्या होता है, तो हम अच्छा सीखते हैं। और अगर हम गुस्से में हैं तो हम कुछ डिसीज़न लेने में गलती कर सकते हैं, है ना। और हमने सेकंड पढ़ा था लर्निंग, है ना। लर्निंग क्या होता है, अधिगम। इमोशंस सीखने की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इमोशनली इंगेज्ड हैं तो हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं,
है ना। नंबर 3 हमने पढ़ा था मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इमोशंस हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए या हम एक्साइटेड हैं तो हम उसके लिए मोटिवेशन पाते हैं ना, कि अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइटमेंट हो, है ना, तो उसके लिए आप क्या है, मोटिवेटेड हो, तभी आप उसके लिए एक्साइटेड हो कि आप फिर उसको कर पाते हो, है ना। एंड लास्ट वन विच इज़ कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान। इमोशंस हमारे सोचने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जब हम गुस्सा होते हैं तो हम रैशनल डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। So now students, types of emotions. Number 1, positive emotions, and number 2, negative emotions. Positive emotions are those happiness, love, excitement, and negative emotions fear, anger and क्या है, sadness. So ये क्या है, जो हमने टाइप्स ऑफ इमोशंस पढ़े, इसमें पहले क्या है, पॉजिटिव इमोशंस यानी कि खुशी, प्यार, एक्साइटमेंट, ये सब ऐसे इमोशंस हैं जो हमें पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग फीलिंग जनरेट करते हैं, है ना। और सेकंड हमने पढ़ा नेगेटिव इमोशंस, डर, गुस्सा, उदासी, ये सब क्या होता है, ये इमोशंस नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ाते हैं और कभी कभी स्ट्रेस और एंजाइटी का रीज़न भी बन जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, अब हम रीड करते हैं कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। मीनिंग को पढ़ते हैं पहले। So cognition refers to mental abilities related to acquiring information, and definition is it includes all mental activities that involves acquiring, processing and using information. So जो cognition है हमने पढ़ा, ये क्या है, संज्ञान। सो कॉग्निशन से मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने यानी कि प्राप्त करने, प्रोसेस करने और यूज़ करने में मदद करते हैं। और डेफिनेशन से हम समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने माइंड के थ्रू सोचने, समझने या याद करने का काम करते हैं। ये हमारे डेली डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट की कॉग्निटिव फंक्शंस रीड करते हैं। इसमें क्या है, सो नंबर 1 है लॉजिक, नंबर 2 मेमोरी एंड नंबर 3 थिंकिंग। सो पहले हम इनको रीड से फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो पहला है लॉजिक यानी कि तर्क करना, यूजिंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस और सॉल्व प्रॉब्लम्स। सेकेंड है मेमोरी यानी कि स्मृति, the ability to store and recall information. And number 3 thinking यानी कि चिंतन, the process of considering और रीजनिंग अबाउट समथिंग। सो बेसिकली ये क्या है, ये तीनों पॉइंट्स हमें बताते हैं इनकी कॉग्निटिव की क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि क्या होता है, ये संज्ञान, है ना, तो इसके क्या काम होते हैं। सो पहला हमने पढ़ा लॉजिक यानी कि तर्क करना। जब हम सोचने के लिए रीजनिंग का यूज़ करते हैं तो हम लॉजिक का यूज़ करते हैं ना। जैसे अगर एक प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन सोचने के लिए लॉजिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा मेमोरी यानी कि स्मृति। ये हमारी एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को याद करने की। अगर हमने कुछ सीखा या एक्सपीरियंस किया है तो हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। एंड थर्ड हमने रीड किया था चिंतन यानी कि थिंकिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचते हैं या एनालाइज करते हैं। हम किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मैं इसको आपको एक शॉर्ट समरी में समझा सकती हूँ, क्या है ये। सो इमोशंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे मन और शरीर में चेंजेस होते हैं, जैसे गुस्सा, प्यार या डर। ये इमोशंस हमारे लर्निंग, मोटिवेशन और थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और कॉग्निशन क्या होता है, हमारी दिमागी एबिलिटीज़ हैं, जैसे याद रखना, सोचना या लॉजिक का यूज़ करना। ये हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने में मदद करता है। आई होप आज हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ये आपको क्लियर हो गए। आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशंस में क्या है हमारा पॉइंट, बाय डायरेक्शनल इंटररिलेशन। ये भी उसी का ही पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। सो emotion and cognition are closely
closely connected and affect each other. This means that our emotions can influence our thinking and vice versa. सो ये क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशंस में बाई डायरेक्शनल इंटर रिलेशन से इससे हम समझते हैं कि इमोशंस और कॉग्निशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब हमारे इमोशंस हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और जब हम क्या करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं तो ये हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना। अभी एग्जांपल्स रीड करते हैं और फिर एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, फिर आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो पहले हम पढ़ते हैं एग्जांपल। व्हेन वी आर सैड इट कैन अफेक्ट आवर थिंकिंग एंड व्हेन वी थिंक नेगेटिवली इट कैन मेक अस फील सैड और एंजियस, है ना। और अभी हम पढ़ लेते हैं फिर इसके डिस्कस को करेंगे, ठीक है। सो एक्सेप्शन, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू Zazon, emotion and cognition are independent. He suggested that emotions and cognitive process are not always interrelated or connected. So ये क्या है, हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जब हम उदास होते हैं तो हमारी थिंकिंग, है ना, नेगेटिव हो सकती है ना। क्या हो सकती है, जो हमारी थिंकिंग है वो नेगेटिव हो सकती है और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम और ज़्यादा उदास और एंसियस फील करते हैं। और एक्सेप्शन में हमने पढ़ा कि ज़ेंजोर के अकॉर्डिंग इमोशन और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, है ना। जो ज़ानोन कहते हैं कि कभी कभी इमोशंस और कॉग्निटिव प्रोसेस एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें ये दिया गया है, थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस। सो इसको हम नोट्स के थ्रू रीड करते हैं। आइए पहले हम इसको रीड करते हैं नोट्स के थ्रू, वहीं पर हम ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट, हम रीड करते हैं जो हमें दिया गया है, थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस। ये क्या है, गिफ्टेडनेस इज़ आइडेंटिफाइड बाय थ्री मेन फैक्टर्स। नंबर 1, अबोव एवरेज एबिलिटी। नंबर 2, टास्क कमिटमेंट। नंबर 3, क्रिएटिविटी। सो आइए हम इनको पहले रीड करते हैं फिर इसको समझेंगे। सो पहला है अबोव एवरेज एबिलिटी। अ पर्सन हैज़ हायर दैन एवरेज intellectual or creative ability. Number 2 point, task commitment. The person is dedicated and committed to working hard on tasks. Number 3, creativity. The person show originality and creative thinking. When all three factors are present, giftedness become evident, clearly visible. सो स्टूडेंट, इसको समझते हैं ये क्या है। सो जो हमें द थ्री कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। जो गिफ्टेडनेस को समझने के लिए ये तीन मेन फैक्टर होते हैं जो हमने अभी रीड किया। सो पहला हमने रीड किया था अबव एवरेज एबिलिटी। ये क्या है, एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिव एबिलिटी एवरेज से ज़्यादा होना, है ना। नंबर 2 हमने पढ़ा था टास्क कमिटमेंट। पर्सन का अपने काम में डेडिकेटेड होना, यानी वो काम को पूरी मेहनत से करता है ना। और नंबर 3 क्या होता है, क्रिएटिविटी। पर्सन में ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग होना। जब ये तीनों फैक्टर एक साथ होते हैं तो क्या होता है, गिफ्टेडनेस क्लियरली दिखाई देने लगती है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, अभी हमने ये जो द रिंग कंसेप्शन, थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस को रीड किया है ना। आई होप वो आपको क्लियर हो गया है। आइए हम ये जो 5 हमें दिए गए 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको रीड करेंगे, है ना। नोट्स के थ्रू इसको समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें हमें बेसिकली 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए हम बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, सोशल स्किल्स, द एबिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन हेल्दी मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। ये क्या है, सो हमने अभी पढ़ा 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने अभी रीड किया फर्स्ट पॉइंट जो है सोशल स्किल्स। ये क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि
आप हेल्दी या मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हो और उन्हें मेंटेन कर सकते हो, है ना। और सेकंड क्या है, सेकंड है सेल्फ अवेयरनेस। इसको रीड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस, दिस हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशनल स्टेट्स। सो जो सेकंड पॉइंट हमने रीड किया सेल्फ अवेयरनेस, ये क्या है, अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशंस को समझना। ये आपको अपने इमोशंस को पहचानने में मदद करते हैं। आई होप ये आप क्लियर है। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है डिसीजन मेकिंग, द एबिलिटी टू मेक responsible decisions and accept the consequences of those choices। तो थर्ड पॉइंट से हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग, ये एबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न लेते हो और उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करते हो, है ना। और नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, सीइंग थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव्स। सो ये क्या है, एम्पैथी, दूसरे लोगों के इमोशंस को समझना और उनकी पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करना, ये होता है एम्पैथी। एंड लास्ट वन हम जो रीड करेंगे वो है सेल्फ रेगुलेशन, द एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशंस एंड एक्शंस इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, ये एबिलिटी होती है कि आप अपने इमोशंस और एक्शंस को अलग अलग सिचुएशंस में कंट्रोल कर सकते हो। आई होप ये जो हमने पढ़ा 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपको क्लियर हो गया। हम स्टार्ट करते हैं मेटाकॉग्निशन, कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। सो पहले हम रीड करेंगे मीनिंग। मेटाकॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग or understanding how we think. It is related to our brain and involves higher level thinking. Meta plus cognition. Meta equals to beyond, cognition is equal to mental थिंकिंग स्किल्स। सो बेसिकली ये क्या होता है, इसको समझते हैं ना। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब है सोचने के बारे में सोचना या सोचने के तरीके को समझना। ये हमारे दिमाग से संबंधित होती है, मतलब दिमाग से रिलेटेड होती है और हायर लेवल थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है ये, है ना। क्या है ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है और हायर लेवल की थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है। और मेटा प्लस कॉग्निशन, मेटा को बियॉन्ड, यानी कि ये क्या होता है, बियॉन्ड होता है। और कॉग्निशन मतलब मेंटल थिंकिंग स्किल, मतलब जो कॉग्निशन होता है वो क्या होता है, हमारी सोचने की, यानी कि हमारे संज्ञान, है ना, वो होता है। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। नाउ डेफिनेशन, मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग अबाउट यू थिंकिंग प्रोसेस। It means understanding and analyzing how you think while solving problems or learning. So मेटाकॉग्निशन क्या है, मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपने थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सोचना। इसका मतलब है हम जो सोच रहे होते हैं उस सोच को समझना और एनालाइज करना, है ना। सो आइए आगे पढ़ते हैं। सो मेटाकॉग्निशन कैन बी अंडरस्टूड एज Number 1, thinking about thinking. Number 2, knowing about knowing. Number 3, cognition about cognition. So ये क्या है, मेटाकॉग्निशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे, पहला हमने पढ़ा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि सोच के बारे में सोचना, है ना। और दूसरा नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में जानना। और थर्ड हमने पढ़ा कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, सो संज्ञान के बारे में संज्ञान, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। सो आइए आगे के पॉइंट्स को भी रीड करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, नाउ वी रीड एग्जाम्पल। सो आइए रीड करते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर स्टडी हैबिट्स और हाउ यू कैन study more effectively, you are using metacognition. You are analyzing your thinking and improving your learning strategies. So ये क्या होता है, एग्जाम्पल्स को आप क्या समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। एग्ज़ाम्पल में हमने क्या पढ़ा, अगर आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए ये सोचें कि आप कैसे
और अच्छे से पढ़ सकते हैं तो ये मेटा कॉग्निशन होगा। आप अपनी स्टडी को एनालाइज कर रहे होते हैं और अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को बेहतर बना रहे होते हैं ना, मतलब बेटर बना रहे होते हैं आप इसको। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्या है अब नेक्स्ट, मेटा कॉग्निशन साइकिल, है ना। आइए मैं आपको इसको शो कर देती हूँ। सो स्टूडेंट ये होता है मेटा कॉग्निशन साइकिल। आइए इसको पहले नोट्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, है ना। सो स्टूडेंट व्हाट इज़ मेटा कॉग्निशन साइकिल। सो फर्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं, एसेस द टास्क, है ना। फर्स्ट यू एसेस और अंडरस्टैंड द टास्क यू आर वर्किंग ऑन, रिकॉग्नाइजिंग इट्स नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स। सो नंबर सेकंड पॉइंट है, प्लान द अप्रोच, then you plan how to approach the task, deciding how to think about it. So basically ये दोनों पॉइंट से आप क्या समझते हैं, आइए पहले इनको दोनों पॉइंट को हम समझ लेते हैं, फिर आगे के और भी फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो मेटा कॉग्निशन साइकिल में हमने अभी 2 पॉइंट्स को रीड किया, जिसमें हमने पढ़ा एसेस द टास्क। इसका क्या मतलब होता है, पहले आप जो टास्क या काम कर रहे हैं उससे उसे एसेस करते हो, यानी समझते हो कि ये काम किस तरीके का है ना, मतलब ये काम किस तरह का है, आप उसको पहले अंडरस्टैंड करते हो। सेकंड पॉइंट में हमने रीड किया प्लान द अप्रोच। सो इसमें क्या होता है, उसके बाद आप अपना अप्रोच प्लान करते हो, यानी सोचने के तरीके डिसाइड करते हो, है ना। क्या करते हो आप, सोचने का तरीका डिसाइड करते हो। आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं। सो नेक्स्ट है, क्या पॉइंट है, अप्लाई स्ट्रेटजीज। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट यू अप्लाई द स्ट्रेटजीज दैट यू थॉट ऑफ अर्लियर टू कंप्लीट द टास्क। सो बेसिकली 2 पॉइंट में हमने पढ़ा, ठीक है। 2 पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि पहले आप क्या करते हो, पहले आप एसेस करते हो, है ना, आप समझते हो कि ये काम किस तरीके से हुआ है। सेकंड में आप क्या करते हो, उस प्लान पर वर्क करते हो, मतलब वो सोचते हो, उस पर डिसाइड करते हो, है ना, कि ये काम किस तरीके का है। और थर्ड में हम अप्लाई स्ट्रेटजीज़, इसमें क्या करते हैं, अब आप अपनी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हो जो आपने सोची थी, मतलब आपने जो सोची है उसको आप उसको अप्लाई करते हो। नाउ इवैल्यूएट स्ट्रेंथ अबाउट afterward you evaluate how well you are doing, recognizing your strength in the task. So basically evaluate में हम क्या समझते हैं, so evaluate strength, आप अपनी स्ट्रेंथ इवेल्युएट करते हो, यानी देखते हो कि आप किस तरीके से आप अच्छे काम कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो कि आप सही काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ये चीज़ें इसमें। सो नाउ लास्ट वन विच इज़ रिफ्लेक्ट। फाइनली यू रिफ्लेक्ट ऑन द टास्क एंड योर एक्शंस, अंडरस्टैंडिंग वॉट वेंट वेल एंड वॉट नीड इम्प्रूवमेंट। सो बेसिकली आप क्या करते हो, 5th पॉइंट में हमने पढ़ा, फिर आप अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हो, यानी कि सोचने के बाद आप समझते हो कि क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं, है ना। आप क्या करते हो, उसको रिफ्लेक्ट करते हो। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। सो आइए आगे के टॉप पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अब हमने ये साइकिल जो था ये डिस्कस कर लिया, आई होप वो साइकिल आपको क्लियर हो गया, है ना। हमने पहले ये रीड किया था, क्या था ये, एसेस द टास्क, आपने देखा, हमने ये भी रीड कर लिया। नेक्स्ट प्लान किया हमने इसको, है ना, हमने इसको प्लान किया, ये सभी पॉइंट्स जो है हमने रीड कर लिए हैं। आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो नाउ स्टूडेंट, मेटा कॉग्निशन कॉइन्ड बाय जॉन फ्लावेल 1977, इसको रीड करते हैं। सो जॉन फ्लावेल coined the term metacognition in 1977, meaning he defined and introduced it for the first time. सो ये क्या होता है, इसको समझते हैं। सो मेटाकॉग्निशन कॉइन्ड बाय जॉन फ्लावेल 1977, यानी कि क्या है ये, जॉन फ्लावेल ने 1977 में मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट कॉइन किया था, यानी इस टर्म को पहली बार डिफाइन किया था उन्होंने, है ना, किसने, जॉन फ्लावेल ने 1977 में इस जो ये टर्म है मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है, उन्होंने पहली बार डिफाइन किया था, है ना। और अब क्या है हमारा पॉइंट, अब लास्ट हम पढ़ते हैं मेटाकॉग्निशन, है ना। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट यू थिंकिंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड
your own thinking process and try to improve it. You are using metacognition. It is a cycle where you assess the task, plan how to do it, apply strategies, evaluate your strength and reflect on the outcome. So इससे आप क्या समझते हो, ये जो हमने पूरा पॉइंट सारे डिस्कस किए हैं ये उसका एक तरह से समरी है ना, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हो। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपनी सोच के बारे में सोचना। जब आप अपनी थिंकिंग को समझते हो और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो तब आप मेटाकॉग्निशन का यूज़ कर रहे होते हो। ये एक साइकिल होता है जिसमें आप अपना टास्क को एसेस करते हो, फिर प्लान करते हो, फिर क्या करते हो, स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करते हो और फिर रिफ्लेक्ट करते हो। आई होप जी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, है ना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पर आपको सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल होंगे। एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। सो आइए हम शुरू करते हैं। मीनिंग, inclusive education means providing education to all types of children, including those with special needs, in regular schools along with other students. It ensures that children with different abilities or disabilities learn in the same environment as their peer. So basically ये क्या होता है, ये जो हमने अभी रीड किया, क्या रीड किया हमने, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, है ना। सो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इसका क्या मतलब होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी तरीके के बच्चों को, जिनमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी शामिल, है ना, उनको भी शामिल करना। एक ही स्कूल में पढ़ाई दी जाती है। इसमें इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें सभी तरीके के बच्चे, चाहे वो स्पेशल वाले हो, है ना, और चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, सबको एक साथ शामिल करना और एक ही स्कूल में पढ़ाई की जाती है इनकी। इसका मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी एबिलिटीज़ या डिसएबिलिटीज़ कुछ भी हो, उन्हें अपने पीयर्स के साथ क्या करना पड़ता है, एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ाई करने का मौका मिलता है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। सो की कॉन्सेप्ट, ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ आर included in the educational system. Schools make change or modification to meet the needs of all student. So इसमें क्या समझते हो आप, है ना, कि कॉन्सेप्ट यानी कि सभी बच्चे, चाहे उनकी एबिलिटीज़ कुछ भी हो, उन्हें एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाता है। स्कूल्स अपने सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, आइए हम आगे के पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी रीड की टर्म्स। सो नंबर 1 पॉइंट, एक्सक्लूसन। सो इसमें क्या है, व्हेन सर्टेन चिल्ड्रन आर केप्ट आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम और नॉट अलाउड टू अटेंड रेगुलर स्कूल्स ड्यू टू देयर एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़। इसका मीनिंग क्या होता है। अभी हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, एक्सक्लूसिव, है ना। इसे क्या है, बहिष्करण। इससे आप क्या समझते हैं, जब कुछ बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ या डिसएबिलिटीज़ के वजह से एजुकेशन सिस्टम से बाहर रखा जाता है या उन्हें रेगुलर स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, है ना, तो ये क्या होता है, एक्सक्लूसन। आई होप ये आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्या है, सेग्रीगेशन। व्हेन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट एंड टॉट इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सो सेग्रीगेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट, अभी हमने रीड किया सेग्रीगेशन। जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को नॉर्मल स्टूडेंट से अलग रखा जाता है और इन्हें अलग इन्वायरमेंट में पढ़ाई दी जाती है, ये प्रोसेस जो इन नेचर के क्या होता है, विरुद्ध होता है, मतलब नेचर के खिलाफ होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं,
Children with special needs are placed in regular schools, but they may be separated from others in some activities. So ये क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन से आप क्या समझते हैं? एकीकरण, है ना। जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को रेगुलर स्कूल में रखा जाता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ में उन्हें दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता है, ये होता है एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन। आई होप ये आपको क्लियर है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इंक्लूसिव। सो ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स आर इंक्लूडेड in regular classes and the school system is modified to accommodate all students. So basically इस पॉइंट से आप क्या समझते हो? inclusives, है ना। सो इससे हम समझते हैं कि जब सभी बच्चे इंक्लूडिंग स्पेशल नीड वाले भी रेगुलर क्लासेस में शामिल होते हैं और स्कूल्स अपने सिस्टम को मॉडिफाई करके उन्हें एकोमोडेट करता है, ये होता है इंक्लूसिव, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे और इनके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। Children with special needs should be included in mainstream education and given the same opportunities as other children. So इससे आप क्या समझते हैं? सो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशंस में पहला पॉइंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है? स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल करना चाहिए और उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर मौके देने चाहिए, है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट हम रीड करते हैं। इसमें क्या है? एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू एलिमिनेट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एबिलिटी, रेस और बैकग्राउंड। सो इससे आप क्या समझते हैं? क्या हमने पढ़ा? एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का अंत होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो एबिलिटी के बेस पर हो या रेस या बैकग्राउंड के बेसिस पर हो, ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। नाउ थर्ड पॉइंट विच इज़ मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल children should be integrated into the mainstream education system to improve they have equal access to learning opportunities। तो हमने थर्ड पॉइंट रीड किया, आइए इसको समझते हैं ये क्या है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम थर्ड पॉइंट में समझते हैं मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन। सो इसमें क्या है? स्पेशल चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है ताकि उन्हें भी बराबर की पढ़ाई करने का मौका मिले। आई होप ये तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े आपको क्लियर हो गए। नाउ स्टूडेंट, हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सो नाउ कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1, गिफ्टेड चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ और टैलेंट्स। सो इसमें क्या होता है? गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? गिफ्टेड प्रतिभाशाली, है ना। बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ या टैलेंट दिखाते हैं उन्हें हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, है ना। सेकेंड हमने रीड करते हैं, चलो। बैकवर्ड चिल्ड्रन हु मे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कैच अप विद द क्लास। सो बैकवर्ड कौन होते हैं? पिछड़े हुए, यानी कि बच्चे जो थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं ताकि वो क्लास के लेवल को कैचअप कर सकें, है ना। नाउ थर्ड हम रीड करते हैं। थर्ड क्या है? एवरेज चिल्ड्रन विद एवरेज एबिलिटीज़ हु आर नेदर गिफ्टेड और नॉर बैकवर्ड। सो इसमें क्या है? ये बच्चे कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? औसत होते हैं, मतलब एवरेज होते हैं। बच्चे जो नॉर्मल एबिलिटीज़ रखते हैं, जो ना गिफ्टेड होते हैं और ना ही बैकवर्ड। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ अब किस तरीके के बच्चे होते हैं? नॉर्मल चिल्ड्रन विदाउट एनी स्पेशल नीड्स। ये कैसे बच्चे होते हैं? नॉर्मल वाले, सामान्य, यानी कि बच्चे जिनके पास कोई स्पेशल नीड्स नहीं होती है। नाउ सिंगल पेरेंट चाइल्ड चिल्ड्रन रेज्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। तो ये कैसे बच्चे होते हैं? एक माता पिता वाले बच्चे, यानी कि बच्चे जो सिर्फ एक पेरेंट के साथ रहते हैं, है ना। नाउ लास्ट वन विच इज़ क्रिएटिव चिल्ड्रन हु शो क्रिएटिव
स्किल्स इन वेरियस एरिया। सो ये बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे जो क्रिएटिव स्किल्स दिखाते हैं जैसे कि आर्ट, म्यूज़िक या राइटिंग में। अब हम रीड करते हैं सेग्रीगेशन। ये क्या होता है? सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर एज इट सेपरेट्स चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ एंड द गोल इज़ टू मेक एजुकेशन इंक्लूसिव फॉर एवरीवन। ये पॉइंट क्या बताता है? स्टूडेंट्स, हमने अभी सेग्रीगेशन पढ़ा, यानी कि सेग्रीगेशन क्या होता है? ये प्रकृति के विरुद्ध होता है क्योंकि ये बच्चों को उनके एबिलिटीज़ के आधार पर अलग कर देता है। गोल ये है कि एजुकेशन सबके लिए इंक्लूसिव हो ताकि हर बच्चा एक ही प्लेटफॉर्म पर सीख सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। Students, now we read principle of no cancellation. Meaning the principle emphasizes that no child, especially those with special needs or gifted abilities should be excluded or cancelled out of the educational process. Every child deserves to learn and participate in educational environment. इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नो, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी चाइल्ड को चाहे उसकी एबिलिटीज़ कुछ भी हो स्कूल से एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। हर बच्चे को सीखने और पढ़ाई में हिस्सा लेने का हक है, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाला हो या फिर गिफ्टेड हो, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। स्टूडेंट्स, अब रीड करते हैं एनरिच्ड करिकुलम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। फर्स्ट वी रीड ऑब्जेक्टिव। टू प्रोवाइड एजुकेशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर gifted children, helping them to explore their talent and potential beyond the regular curriculum. स्टूडेंट, इससे आप क्या समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सके और रेगुलर करिकुलम से आगे भी पढ़ाई कर सके, है ना। आगे क्या है? की पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर 1, यूज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, tailor the teaching methods and activities based on the child's needs and abilities. ये क्या है? की पॉइंट्स में हमने पहला पढ़ा यूज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचिंग मेथड्स को हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से टेलर करना। गिफ्टेड बच्चों को चैलेंजिंग टास्क और एडवांस टॉपिक दिए जाते हैं, है ना इसमें। नेक्स्ट क्या है? बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। दिस method can be used as an aid in learning, especially for gifted children, allowing them to build upon what they already know. बाला क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका मतलब है ऐसे मेथड्स यूज़ करना जो लर्निंग को क्या करे? हेल्प करे। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ये मेथड काफ़ी बेनिफिशियल हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ जानते हैं और इससे उनका लर्निंग और इम्प्रूव होता है। लास्ट क्या है? एनरिच्ड करिकुलम प्रोवाइड एक्स्ट्रा challenges and activities for gifted children to enhance their learning and ensure they are not held back by the standard करिकुलम। इससे आप क्या समझते हैं? एनरिच्ड करिकुलम से गिफ्टेड बच्चों के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी लर्निंग को और एनहेंस कर सके। इससे उनको बोर्ड फील नहीं होता है और वो अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर कर पाते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। आइए आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। Students, now we read important consideration for children with diversified needs. First point, different assessment and evaluation. Children with special needs or even gifted children may require different methods of assessment and evaluation to truly understand their abilities and progress. ये जो फर्स्ट पॉइंट है इससे हम समझते हैं कि डिफरेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्पेशल नीड्स वाले या फिर गिफ्ट चिल्ड्रन के लिए अलग तरह से असेसमेंट करना पड़ता है। ये ज़रूरी है ताकि उनकी एबिलिटीज़ को प्रॉपरली समझा जा सके, है ना। सेकंड क्या है? यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड अटेंशन। Every child is unique and their needs may change over time. It's important to provide ongoing support and attention to ensure their growth. इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं कि
हर चाइल्ड की अपनी यूनिक नीड होती है ना, और टाइम के साथ उनकी ज़रूरत भी बदलती है। उनको कंटिन्यूस सपोर्ट और अटेंशन देना ज़रूरी है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। अब नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आइए हम रीड करते हैं। सो फर्स्ट हम रीड करेंगे चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। सो इसमें क्या सो हमने रीड किया क्या, चिल्ड्रन हैव डाइवर्सिफाइड नीड्स, यानी कि बच्चों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। इससे क्या मतलब है, हर बच्चे की अपनी यूनिक नीड्स होती है। कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ को चैलेंजिंग टास्क चाहिए और कुछ को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट लेवल पर डिपेंड करती है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट वी रीड यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूस सपोर्ट एंड अटेंशन। सो ये हमने अभी यहाँ पर रीड कर लिया, आपने देखा होगा कि जस्ट अभी रीड किया है इसको। आइए फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हमने जो रीड किया था, यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूस सपोर्ट एंड अटेंशन, इसका मतलब है हर चाइल्ड की अपनी यूनिक नीड्स होती हैं और टाइम के साथ उनकी ज़रूरत भी बदल सकती है। उनको कंटिन्यूस सपोर्ट और अटेंशन देना ज़रूरी है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। नाउ वी रीड थर्ड पॉइंट। Now third one, which is flexibility in learning, demand फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। सो ये क्या होता है, लर्निंग मेथड्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ताकि हर टाइप के लर्नर्स को, चाहे वो गिफ्टेड हो या एवरेज हो या स्पेशल नीड्स वाले हो, उनको अच्छे से पढ़ाई हो सके, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट है नो फिक्स्ड टीचिंग स्टाइल, है ना। तो इसका मतलब क्या है, टीचर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ना। अपने टीचिंग स्टाइल को स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। ये होता है फिक्स्ड टीचिंग स्टाइल जो हमने रीड किया। नाउ स्टूडेंट वी रीड सेकेंड लास्ट पॉइंट, मिक्सचर ऑफ वेरियस मीन्स एंड मीडिया। इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन में अलग अलग टीचिंग मेथड्स, टूल्स और मीडिया का यूज़ किया जाता है ताकि हर स्टूडेंट की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके, है ना। सो नाउ लास्ट वन विच इज़ डिफरेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अलग तरह के असेसमेंट और इवैल्यूएशन हर चाइल्ड को समझने और उनके प्रोग्रेस को मेज़र करने के लिए अलग अलग असेसमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल नीड्स वाले या गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स काफ़ी नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए कस्टम असेसमेंट बनाए जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।